नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में सेक्शन 21 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डिस्कस करेंगे, मिल बांट कर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट और इतना टेक्निकल सेक्शन है ये इंडियन एविडेंस एक्ट का। अगर पूरी वीडियो देख लोगे ना तो गारंटी देता हूं कि समझ आ जाएगा, बिल्कुल समझ आ जाएगा, बढ़िया वाला। ठीक है। और अगर बीच में छोड़ के जाओगे तो नहीं समझ में आएगा, फिर किसी और की देखोगे और बुक से पढ़ोगे तब भी नहीं आएगा। इससे अच्छा या तो देख रहे हो तो देख लो, अदरवाइज रहने दो शुरुआत में ही। अगर देख रहे हो तो कंप्लीट देख लेना प्लीज। और देखो सेक्शन 21 क्या बताता है इंडियन एविडेंस एक्ट का। इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और टेक्निकल टर्म्स का यूज किया गया है, जिसको स्टूडेंट्स अगर बुक से पढ़ने बैठे तो गलत ही इंटरप्रेट करते हैं। जब मैंने पढ़ा, मैंने भी गलत किया, 2-3 बार पढ़ा, 4-5 बार पढ़ा, तब जाके कुछ मेरे पल्ले पड़ा। फिर मैंने सोचा कि चलो आपको बता देते हैं क्या बात है क्या नहीं। ठीक है। तो इसमें बात करते हैं अगेंस्ट हुम एडमिशन कैन बी प्रूव्ड। वो व्यक्ति जिनके खिलाफ एडमिशन प्रूव किया जा सकता है, कौन है वो लोग। ठीक है। देखिए, इन्होंने कहा पर्सन हु मेक्स देम और हिज रिप्रेजेंटेटिव। जो लोग एडमिशन कर रहे हैं, जो लोग एडमिशन कर रहे हैं या जिनके लोग एडमिशन कर रहे हैं, उनके खिलाफ ही एडमिशन को प्रूव किया जा सकता है। कमाल की बात है। मैं एक व्यक्ति हूं ए, मैं कुछ एडमिट कर रहा हूं, कोर्ट में जाके एडमिशन कर रहा हूं, कोई स्टेटमेंट है। एडमिशन क्या था? कोई स्टेटमेंट थी जो ओरल हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकती है। ठीक है। ये मेरे पार्ट पे एडमिशन है, मैं किसी पार्ट पे एडमिशन कर रहा हूं और ये मेरे ही खिलाफ एडमिशन प्रूव किया जा सकता है। कमाल हो गई ये तो, है ना। तो यही इसमें बताया गया है, या फिर मेरे रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ये किया जा सकता है। अच्छा जी, ठीक है, इतना तो आप सब समझ गए। हाँ, सब समझ गए हैं। ठीक है, कंप्लीट देख लेना। अगर नहीं समझ में आए तो डिसलाइक करके चले जाना वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इन्होंने क्या कहा, सेक्शन 21 कहता है कि एडमिशन आर रेलिवेंट एंड कैन बी प्रूव्ड अगेंस्ट देम ऑल्सो। अभी यही तो बताया मैंने, है ना। यही तो बताया कि एडमिशन जो रेलिवेंट है वो उनके खिलाफ भी प्रूव किया जा सकता है। यहां पे बताया था ना, अभी वही पार्ट है। यहां पे क्या कहता है, दे देमसेल्फ कैन नॉट प्रूव देयर स्टेटमेंट। वो अपनी स्टेटमेंट को प्रूव नहीं कर सकते खुद ही। देखो समझते हैं, एडमिशन क्या है? एडमिशन स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट दो प्रकार की होती हैं। द फर्स्ट वन इज सेल्फ हार्मिंग एंड सेकेंड वन इज सेल्फ सर्विंग। जो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है इसको कोर्ट हमेशा एक्सेप्ट कर लेता है। अब आप पूछोगे कि कैसे, ऐसे कैसे, इतना भेदभाव क्यों भाई? इसको तो कभी एक्सेप्ट नहीं करता, इसको क्यों एक्सेप्ट करता है? देखो, एक ए पर्सन है, ठीक है, यहां पे आ जाते हैं। चलो, एक ए पर्सन है, ये कोर्ट में है, मैजिस्ट्रेट के सामने। अब इसके सामने, इसके पास, जब ये कोर्ट में है, कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं है, किसी प्रकार का इसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है, ये किसी कोर्शन में नहीं है, कुछ नहीं है, ये फ्री कंसेंट के साथ वहां पे खड़ा है। अगर ये व्यक्ति बेकसूर है, अगर ये बेकसूर है तो 99% केसेस में लोग अपना गुनाह कबूल ही नहीं करते। जब वो बेकसूर हैं तो गुनाह किस चीज का? तो ये क्या कहेगा कि भाई मैंने कुछ नहीं किया जज साहब, मैं निर्दोष हूं, बिल्कुल मेरी कोई गलती नहीं है, ये यही कहेगा। ठीक है, मान गए। लेकिन अगर ये कहता है कि हाँ मैंने कत्ल किया है, मैंने चोरी की है, मैंने रेप किया है, मैंने डकैती की है, मैंने रॉबरी की है, तो भाई मजिस्ट्रेट मानेगा ही मानेगा, क्योंकि ये खुद के इंटरेस्ट में ही ऐसी बातें कह रहा है, खुद के इंटरेस्ट के अगेंस्ट बातें कह रहा है। ठीक है, खुद के अगेंस्ट कह रहा है ये बातें कि भाई मैंने कत्ल किया है, मैंने मर्डर किया है, मैंने रॉबरी की है। ये ए पर्सन ये सब स्टेटमेंट कर रहा है। तो ये कौन सी स्टेटमेंट है? ये खुद को नुकसान पहुंचाने वाली स्टेटमेंट है, सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है। तो कोर्ट कहेगा कि हाँ भाई तूने किया है, हम कब कह रहे हैं किसी और ने किया है, तूने किया है, ठीक है, ऑलवेज एक्सेप्टेबल। ये होगी सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट। अगर बात करें सेल्फ सर्विंग की, तो सेल्फ सर्विंग की स्टेटमेंट कौन सी होती है? सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट वो होती हैं जिनमें हमारे ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। देखो, अब मैं हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अजय के ऊपर केस कर रहा हूं। क्या केस कर रहा हूं अजय के ऊपर?
कि अजय ने मेरे 10,000 रुपए देने हैं, ठीक है, कोर्ट कहेगा प्रूव करो, प्रूव करो कि अजय ने तुम्हारे 10,000 रुपए देने हैं, दिलवा देंगे, ठीक है ना। बर्डन ऑफ प्रूफ तो मेरे ऊपर है, मैं ही तो बताऊंगा कि भाई हाँ अजय ने मेरे, ये देखो ये समझौता रहा, ये हमारा एग्रीमेंट रहा, इसमें इसने कहा था कि अजय ने कहा था कि भाई मैं तुझे अभी, तू मुझे दे दे 10,000 रुपए, मैं तुझे 2 महीने के बाद लौटा दूंगा, 2 महीने हो गए लेकिन दे नहीं रहा मेरे 10,000 रुपए। ये सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है, ये एडमिशन के तौर पर काम में नहीं ली जा सकती। कब ली जा सकती हैं? ये कोर्ट कहता है कि नेवर एक्सेप्टेबल, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर ये ए व्यक्ति है, ये ए व्यक्ति क्या कहता है कि भाई मैंने खून नहीं किया, ठीक है, मैंने मर्डर नहीं किया, मैंने मर्डर। अब ये मर्डर जो इसने नहीं किया, ये कहता है कि ये कौन सी स्टेटमेंट है, ये सेल्फ फेवरिंग या फिर सर्विंग, जो खुद के फेवर में बात कह रहा है ना, वो सेल्फ फेवरिंग स्टेटमेंट है कि मैंने मर्डर नहीं किया, ये सेल्फ फेवरिंग स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट कोर्ट कहता है सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग कि हम इसको एडमिशन के तौर पर नहीं मानेंगे, नहीं इसको रेलेवेंट मानेंगे, ठीक है। लेकिन सेक्शन का असली खेल यहीं से शुरू होता है जहां से टेक्निकलिटी स्टार्ट होती है इसकी। इतना आपको समझ में आ गया कि इन्होंने कहा कि पर्सन हु मेक्स देम, जो व्यक्ति एडमिशन कर रहा है या उसके रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, उनके खिलाफ ही एडमिशन प्रूव किया जा सकता है। अगर वो खुद कह रहे हैं कि हाँ भाई हमने मर्डर किया है तो कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा, अगर वो कह रहे हैं कि नहीं हमने कुछ नहीं किया तो बर्डन ऑफ प्रूफ उनके पास है। लेकिन इस रूल की 3 एक्सेप्शन है कि सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट किन किन सर्कमस्टांसेस में, कौन कौन सी वो एक्सेप्शन है जब सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट भी एक्सेप्टेबल हो जाती हैं एज एडमिशन, और वो ही सेक्शन 21 है, ठीक है भाई। अब मैं आपको बता देता हूं, इतना अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शन 1 कहता है कि व्हेन एडमिशन इज ऑफ सच ऑफ नेचर, जब एडमिशन ऐसे नेचर का हो, जब एक व्यक्ति जो उसको बना रहा है अगर वो जीवित ना भी हो, ठीक है, अगर देखिए जीवित तो है लेकिन हम उसको सपोज करके चल रहे हैं कि अगर वो मर भी जाता है, अगर वो नहीं भी प्रेजेंट, नहीं भी उसको कोई अंश धरती पे, तो वो रेलेवेंट है उसकी स्टेटमेंट सेक्शन 32 में। सेक्शन 32 बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन की, ठीक है। तो 32 के अगर किसी भी क्लॉज में अगर एक्सेप्शन 1 के अकॉर्डिंग कोई एडमिशन रेलेवेंट होता है उस व्यक्ति के जीते जीते भी, तो भी वो एडमिशन रेलेवेंट हो जाएगा एक्सेप्शन 1 के अंडर। ऐसी कोई सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट, ऐसी कोई सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट जो किसी व्यक्ति ने बनाई है, किसी व्यक्ति ने कही है और वो अभी जीवित है, ठीक है, जीवित है। सपोज कीजिए कि ये व्यक्ति अभी मर चुका है, ठीक है, मर चुका है, सपोज करना है, अभी मरा नहीं है तो ये लिविंग ही, लेकिन हम इसको डेड सपोज करके चल रहे हैं। इसने एक सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट बनाई है, और अगर ये जो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है इसके मरने के बाद अगर ये सेक्शन 32 में रही है तो ये इसके जीते जीते भी रेलेवेंट होगी सेक्शन 32 में और 21 में, तो ये रेलेवेंट होगी सेक्शन 21 में, ठीक है भाई। इतना आप समझ गए होंगे, है ना। अब एक इलस्ट्रेशन के साथ समझिए, देखो क्या हुआ है। एविडेंस दिए जाते हैं कि जो शिप का जो कैप्टन है वो शिप को किसी और डायरेक्शन में लेके जा रहा है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में उसको लेके जाना था उस डायरेक्शन की बजाय किसी और डायरेक्शन में लेके जा रहा है। डायरी
डायरी नहीं, कैप्टन, कैप्टन जो है उसकी एक आदत थी, जैसे मेरी आदत है, वो डेली डायरी लिखता था। वो डेली डायरी लिखता था, वो रोज की रोज वही बातें लिखता था कि आज शिप यहाँ से चली है, आज यहाँ से चली है, नॉर्मल चल रही है, जो इसका वे पाथ डिसाइडेड था ये उसी पाथ पे चल रही है, जो उसको बातें लिखनी थी वो उसमें लिखता था। अब कैप्टन तो जीवित है, सपोज कीजिए कैप्टन मर जाए तो उसकी डायरी रिकवर हो जाए, उसके ऊपर इन्होंने उसको एक्यूज्ड बना रखा था कि भाई जो शिप है वो प्रॉपर कोर्स में नहीं चल रही, ठीक है, लेकिन जो शिप जो मरने के बाद जो उसकी डायरी मिलती है वो तो 32 के अंदर रेलिवेंट हो जाएगी डाइंग डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग। तो वो जो स्टेटमेंट उसकी डायरी में रिकॉर्डेड है कि भाई प्रॉपर कोर्स के अंदर ही चल रही थी, उसके बाहर नहीं चल रही थी शिप, वो रेलिवेंट हो जाती है वो रेलिवेंट हो जाती है सेक्शन 21 के अंदर, ठीक है। इसका एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, देखिए। एक पर्सन है ए जो कि एक्यूज्ड है मर्डर का, कहां पे, कलकत्ता में, ठीक है। एक व्यक्ति है जो एक्यूज्ड है मर्डर का कलकत्ता में, कि भाई इस व्यक्ति ने कलकत्ता में जाके किसी बी पर्सन का मर्डर किया है, ठीक है। अब जो ए है वो क्या करता है, अब ये तो इन्होंने कर दिया, ठीक है। अब ए व्यक्ति क्या करता है, ए व्यक्ति अपनी प्रेजेंस बताता है कि मैं तो लाहौर में था, लाहौर में था। क्या बात करते हो जनाब, आपको कैसे लगता है कि मैंने कलकत्ता में खून कर दिया जाके, मैं तो लाहौर में था। मैं बताता हूं आपको कैसा था भाई, कहां पे था बता, प्ली ऑफ एलिबी तो ले रहा है तो एल्सवेयर की, कहां पे था तू। सर मैं लाहौर में था, मैं आपको बताता हूं, मैंने लाहौर में ये खून किस तारीख को हुआ, 11/3/2021 को हुआ ना, तो मैंने 11/3/2021 में ही लाहौर से एक लेटर पोस्ट किया है, बोलो, मैंने लाहौर से लेटर पोस्ट किया है, और वो लेटर मैंने इसी तारीख को पोस्ट किया है 11/3/2021 को। मैं तो यहां पे था ही नहीं, आप मेरे ऊपर मुझे एक्यूज कैसे कर सकते हो, मेरे ऊपर खून का इल्जाम कैसे लगा सकते हो। When admission is such of nature that if the person making it were dead, it would be relevant as third person under section 32। समझ आ गई बात। अगर सिंपल और साफ भाषा में इसको मैं कहूं तो ये कहता है कि एक ऐसी सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट जो खुद के फेवर में हो और वो व्यक्ति उसको कह रहा हो, और उस व्यक्ति, अगर हम उसको मान ले कि वो व्यक्ति मर चुका है और वो 32 के अंदर रेलेवेंट है, तो वो 21 के अंदर भी रेलेवेंट होगी। समझ गए भाई। बात करेंगे एक्सेप्शन 2 की। इससे पहले एक्सेप्शन 2 को स्टार्ट करें, एक्सेप्शन 1 का एक इलस्ट्रेशन मैं आपको और दे देता हूं। देखो भाई, एक पर्सन है, ठीक है, एक बी पर्सन है, और ये जो ए है ये इसके ऊपर चार्जेस हैं, ये एक्यूज्ड है कि इसने मर्डर किया है बी का। ओके, ए ने मर्डर किया है बी का, ये एक्यूज्ड है ए पर्सन, एक्यूज्ड पर्सन ए से एक्यूज्ड। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, ए हमारी पार्टी है, ठीक है, बी भी हमारी पार्टी है, और ये हमारी पार्टी नहीं हो रही है। ए मर्डर्ड बी, ठीक है, ये एक्यूज्ड है ए। अब कोर्ट जो है वो ए को कहते हैं कि आप के ऊपर चार्ज है कि आपने ए का खून किया, सॉरी बी का खून किया है। ए व्यक्ति मजिस्ट्रेट को क्या कहते हैं कि सर आप कह तो रहे हैं कि मैंने बी का खून किया है, लेकिन बी का खून, ये कहते हैं कि बी का खून हुआ भाई मुंबई में। क्या अच्छा, क्या सर प्लीज मेरी बात सुनोगे, कहते हाँ बोलिए। सर मैं तो कनाडा में था। ये पूछते हैं कब, कहते जिस दिन इसका खून हुआ। इसका खून कब हुआ, इसका खून हुआ 12/3/21 को। आप कनाडा में कब थे, 12/3/21 को। अब सपोज करो, सपोज करने की बात है कि ये जो हमारा ए है
ये अज्ञात पर्सन है, अज्ञात मतलब अनआइडेंटिफाइड पर्सन। अभी इसका पता ही नहीं है कि कौन है ये, किसने खून किया है किसने नहीं खून किया। अब इसके ऊपर ये एक्स पर्सन है और एक्स पर्सन के ऊपर कोर्ट एज्यूम कर रही है कि एक्स ने खून किया होगा, ठीक है। फिर हमें पता चलता है एक दिन के बाद कि एक्स का भी खून हो गया, एक्स का भी किसी ने मर्डर कर दिया, एक्स का किसी ने मर्डर कर दिया। और जिसको हम ये मान रहे थे कि एक्स जो है उसने बी का मर्डर किया है, वो तो बेचारा खुद कनाडा में बैठा था और खून तो मुंबई में हुआ है, और वो तो 3 तारीख को हुआ है, मतलब सॉरी 12 तारीख को हुआ है, और 12 तारीख को तो कनाडा में था, खुद ही कोर्ट को पता चल जाता है। तो ये जो इसकी स्टेटमेंट है, जो इसका रिकॉर्ड है, होटल में ये रुका, कहीं घूमा, कि सीसीटीवी फुटेज है, जो भी है 32 के अंदर जो रेलिवेंट है, ठीक है, वो 21 के अंदर रेलिवेंट होगी अगर ये व्यक्ति जीवित होगा तो। समझ गए आप? अब एक्सेप्शन 2 कहती है इट एनेबल्स अ पर्सन टू प्रूव हिज स्टेटमेंट एज टू हिज स्टेट ऑफ माइंड। एक्सेप्शन 2 एक व्यक्ति को एनेबल कर देती है कि वो अपनी स्टेटमेंट को अपने स्टेट ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग प्रूव कर दे। कोई ऐसी सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है जो स्टेटमेंट किसी व्यक्ति के स्टेट ऑफ माइंड, कंडक्ट को देखकर हम मान लेते हैं कि भाई हाँ ये एडमिशन हो जाएगा। अब देखो कैसे। एक लड़की है, बी एक लड़का है, ए आती है, ए जो है वो रोती रोती आती है और कहती है कि बी ने इसके साथ रेप किया है, ठीक है। ए रोती रोती आती है बी के पास से और कहती है कि मेरे साथ बी ने रेप किया है, और स्टेटमेंट देती है, ठीक है। स्टेटमेंट देते देते कौन सी स्टेटमेंट दे रही है? सेल्फ सर्विंग, ठीक है। सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट देते देते ये क्या कहती है कि बी ने मेरे साथ रेप किया है, रो रही है, बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रही है और बहुत परेशान है, हाथ पांव कांप रहे हैं, शरीर पर चोटिल है, शरीर चोट के निशान हैं, ठीक है, खून बह रहा है सिर से। काफ़ी चीज़ें हैं जो किस चीज़ को शो करती हैं? स्टेट ऑफ माइंड को और उसकी बॉडीली कंडक्ट को, उसके कंडक्ट को शो करती हैं। तो वहाँ पर जो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट हैं उनको हम रेलेवेंट एडमिशन मानते हैं भाई, ठीक है। एडमिशन मानेंगे जो एक रेलेवेंट होगा, ठीक है। ये थी एक्सेप्शन 2। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। एक पर्सन है जो एक्यूज्ड है, इसके ऊपर क्या चार्ज है कि इसने ना, ये क्या करता है, ये स्टोलन प्रॉपर्टी को बेचता है। एक एक्यूज्ड है कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी को बेचता है, इसके ऊपर ये आरोप लगा है, ठीक है। ए क्या कहता है? ए कहता है कि भाई देखो, अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी चोरी की होती और सपोज उसका प्राइस 100 रुपये था, तो चोरी की हुई है, मेरे अकाउंट से घर से गए हैं, मैं तो उसको 50 में भी बेच दूंगा ना। अगर मैंने चोरी की होती तो मैं 100 के आइटम को 50 में बेच देता बड़े आराम से। मेरे तो 50 के 50 मेरी इनकम है, 50 की 50 ही मेरा प्रॉफिट है। मुझे कौन सा उसमें कोई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस देखना था ना, बिल्कुल भी नहीं। तो ये अपने पार्ट पे ऐसे सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट देता है कि भाई मैंने चोरी नहीं की, मेरा ये जो प्रोडक्ट था ये स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि मैंने जो उसका एमआरपी था उससे उसको नीचे सेल ही नहीं किया। अब ए व्यक्ति ने चाहे बेशक से सच में ही स्टोलन प्रॉपर्टी ली हो, स्टोलन प्रॉपर्टी को आगे बेचा हो, लेकिन अगर उसने एमआरपी से नीचे नहीं बेचा तो कोर्ट भी एक टाइम पे ये एडमिशन तो एडमिट कर ही लेगा कि हाँ इस व्यक्ति ने शायद चोरी ना भी की हो,
क्योंकि अगर चोरी करता तो इसको क्या फर्क पड़ता है, एमआरपी पे जाए एमआरपी से नीचे जाए, इसको तो प्रॉफिट से मतलब है और सारा प्रॉफिट इसका ही है। लेकिन ये व्यक्ति बड़ा चालाक है, शातिर है बहुत, कहता है कि नहीं 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 सर, एमआरपी से नीचे नहीं मैं दूंगा बिल्कुल भी, एमआरपी से नीचे दूंगा मेरा घाटा हो जाएगा। और एमआरपी से नीचे देख किसको देके घाटा होता है भाई, जो एक व्यापारी होते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से रिटेल में होलसेल से खरीदा और रिटेल में बेच रहे हैं, उन्हीं का घाटा होता होगा, चोर चुक्कों को थोड़ी घाटा होता है इसमें। तो यहाँ पर इन्होंने बढ़िया डिफेंस लिया इस चीज का, बढ़िया एडमिशन जो रेलिवेंट हो गया। ठीक है, दिमाग तो बहुत लगा लेते हैं यार ये। बात करते हैं एक्सेप्शन 3 की, जो लास्ट एक्सेप्शन है। और कांग्रेचुलेशन माय डियर फ्रेंड, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आपको थर्ड भी आ जाएगी और फिर आपका सेक्शन 21 कंप्लीट हो जाएगा। और जो आपको ये कहते हैं कि सेक्शन 21 मुश्किल है, उनको आप मेरी वीडियो दिखा देना और सेक्शन 21 इजी हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शन 3, एक्सेप्शन 3 कहती है कोई ऐसा रेलिवेंट फैक्ट जो या तो खुद उसने रेलिवेंट किया हो वो फैक्ट, या फिर उसकी द्वारा किया गया हो, ठीक है, उसके बिहाफ पे किया गया हो, और वो एक एडमिशन नहीं है, लेकिन वो एडमिशन हो जाएगा कब, अगर वो एक्सेप्शन 3 के अंदर फॉल करेगा। और एक्सेप्शन 3 क्या कहती है, एक्सेप्शन 3 कहती है कि एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ हिम इज रेलिवेंट अदरवाइज देन एज एडमिशन। कोई भी एक ऐसा फैक्ट जिसको एडमिशन के तौर पर पेश किया जा सकता है, एडमिट किया जा सकता है, लेकिन वो एडमिशन नहीं है। जैसे कि सेक्शन 6 की बात करते हैं हम, जिसमें हमें रेस जेस्टे की बात की गई है ना। रेस जेस्टे में क्या होता है, ट्रांजैक्शन की बात की जाती है ना। आपने शायद वो वीडियो नहीं देखी है, देखो यहाँ पर लिंक मिल रहा होगा आपको। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन की बात करता है सेक्शन 6 रेस जेस्टे की। एक्सेप्शन 3 है, ये सिमिलर है 1 और 2 से, बहुत सिमिलर है। देखो ये कहते हैं कि जो एडमिशन का पार्ट नहीं है ना, उसको भी एडमिशन कैसे लाना है, कैसे लाना है उसको। देखो ए एक पर्सन है, ठीक है, इसका एक्सीडेंट कर दिया भाई बी ने, ठीक है, और बहुत जोर से इसको गाड़ी के साथ टक्कर मार दी, ये बेचारा सड़क पे पड़ा पड़ा रो रहा है। ठीक है, और देखो रो रहा है, कितनी बड़ी बड़ी आंसू हैं इसके ना, ये रो रहा है। और यहाँ से आता है सी, इसको पूछता है अरे भाई क्या बात होगी, क्यों रो रहा है ये भाई, क्या हो गया। ये कहता है यार वो फलाना लड़का है ना, बी नाम का व्यक्ति, उसने मुझे गाड़ी के साथ टक्कर मार दी, और ये इतनी बुरी तरीके से रो रहा है कि इसको इसका कंडक्ट दिख रहा है। ठीक है, इसके घुटने छिल गए, इसकी कोहनी पे चोट लग गई, इसको माथे पे चोट लग गई, ठीक है, इसके शरीर के कपड़े फट रहे हैं, ठीक है, और ये रो रहा है, इसको दर्द हो रहा है, और इसको फर्स्ट एड की इंस्टेंट ज़रूरत है। तो पता लगता है ये इसके हाथ पांव कांप रहे हैं, इसको लोग पानी पिला रहे हैं आके, तो लगता है कि भाई हाँ सच्ची में एक्सीडेंट तो हुआ है। और ये बेचारा रो रो के यहाँ पे कह रहा है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो ये पागल तो नहीं है, इसको इतनी दुनिया में से किसी और का नाम तो दिखा नहीं, इसको बी का ही क्यों दिखा, अगर बी ने कुछ किया होगा तभी तो देखा होगा ना। और फिर पीछे से डी आता है, यहाँ से ए आया, देखो डी क्या कहता है, हाँ हाँ मैंने भी अभी देखा था डी को, बी को यहीं पे आया था, बहुत स्पीड से गाड़ी लेके गया था। ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो फैक्ट्स है ना कि हाँ ये ट्रांजैक्शन फॉर्म कर रहे हैं, ये जो ए की स्टेटमेंट है कि हाँ बी ने ही मुझे टक्कर मारी है, ये क्या है, सेल्फ फेवरिंग स्टेटमेंट है, सेल्फ फेवरिंग, यस सेल्फ सर्विंग या सेल्फ फेवरिंग। तो ये जो कह रहा है कि सेल्फ फेवरिंग स्टेटमेंट है, ये ऐसा तो प्रूव नहीं होती, लेकिन यहाँ पर कंडक्ट के साथ प्रूव हो जाएगी, जो कि एक्सेप्शन 2 में भी हमें बताया गया था, 2 में भी कंसिडर कर सकते हैं इस एग्जाम्पल को हम, और 3 में भी, तो यहाँ पर वो रेलेवेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा अगेंस्ट हुम एडमिशन कैन बी प्रूव्ड। हमें पता लग गया कि एडमिशन किसके खिलाफ भी प्रूव किया जा सकता है। हमने देखा इस लेक्चर में कि 2 प्रकार की स्टेटमेंट होती हैं, हार्मिंग और फेवरिंग। ठीक है, सेल्फ फेवरिंग या सेल्फ हार्मिंग कह लीजिए। जो स्टेटमेंट सेल्फ हार्मिंग होती हैं उनको कोर्ट फर्स्ट इंस्टांस में ही एक्सेप्ट कर लेता है, एडमिट कर लेता है, लेकिन जो ये है सेल्फ फेवरिंग है इनको नहीं करते हैं, और इसके लिए हमारे पास 3 एक्सेप्शन आती हैं। ठीक है, एक तो 32 वाली आ गई डिक्लेरेशन वाली, एक में कंडक्ट आ जाता है और एक में अदरवाइज रेलेवेंट आ जाता है। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट हैं, 3 अच्छी हैं। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ डाउट है
तो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने नीचे दे रखा है, उसको ज्वाइन कीजिए। एडमिन मैं हूं, मुझे मैसेज कीजिए या फिर कमेंट करिए अपने डाउट को, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और एक बात और इम्पोर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एविडेंस की बुक खरीदना चाहते हैं तो बेस्ट बुक का सेट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। और आज के लिए सेक्शन 21 में इतना ही, आगे करेंगे 22 और 23। एडमिशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एडमिशन की एक कंप्लीट वीडियो 17 से लेकर 23 कंबाइंड वीडियो मैं इसमें डाल दूंगा। थैंक यू।